नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है इकाई 9 के अंतर्गत आने वाले सभी नाटक जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। देखिए मित्रों, जैसा कि आप लोगों की परीक्षा 5 तारीख को होने वाली है, तो ये 5 तारीख को होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण नाटकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहां से प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, तो उन सभी बिंदुओं को हम लोग आज के इस क्लास में देखेंगे। बात करें सबसे पहले तो कितने नाटकों को आपको जो है तैयार करना है, तो मोटा मोटा देख लीजिएगा कि आपके पाठ्यक्रम में 10 से लेकर के कुल 13 नाटक हैं। यानी कि 10 तो आपके नाटककार हैं और किसी किसी नाटककार के 2 नाटक हैं, किसी के 3 नाटक हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मोटा मोटा 10 ये हो जाएंगे और 12 2 14 लगभग 15-16 नाटकों को आपको पढ़ना है। अब 15-16 नाटकों को एक वीडियो में हम लोग केवल महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन्हीं को लेंगे जो परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे और परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं भारतन जी हैं नाटककार, और भारतन जी के 2 नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, अंधेर नगरी और दूसरा है भारत दुर्दशा। अब देखिए, जो नाटक से संबंधित प्रश्न है मेरे ख्याल से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, जहाँ तक मेरा अनुभव काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जितने भी नाटक हैं उनके नाटककार याद होना चाहिए और उस नाटक का रचना काल यानी कि किस समय लिखा गया, कब प्रकाशित हुआ, उसमें अंक है या सर्ग है या दृश्य है, ये होना चाहिए। और पात्र, कौन पुरुष पात्र है, कौन स्त्री पात्र है, कौन मुख्य पात्र है, ये पता होना चाहिए, यानी कि नायक नायिका। और उसके साथ ही किस रस की प्रधानता है, इसका उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु। और कभी कभी नाटक के प्रकार पूछ लेता है कि प्रहसन है कि भाण है कि नाटक है कि नाट्य गीत है कि नाटिका है ना। तो इस टाइप से छोटे छोटे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं उन्हें हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। और नाटक के पात्र तो बिल्कुल आपकी जुबान पर होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, इस क्रम में सबसे पहला भारतन जी का अंधेर नगरी और दूसरा भारत दुर्दशा। देखिए, भारत में क्या है, अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी होती है तो क्या है, सब एक सी होता है, एक सी माने 81 में लिखा गया है। यानी कि टके सिर भाजा और टके सिर खाजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, सब एक सी होगा तो अंधेर नगरी हो जाएगी, है ना। अगर सबको आप एक डंडे से हाँकेंगे, सब चीज़ें एक सी हो जाएंगी तो अंधेर नगरी हो जाएगी। यानी कि भारतेंद्र चंद्र का अंधेर नगरी एक सी मतलब 1881 में लिखा गया। ठीक है। दूसरा है दुर्दशा। देखिए भैया, भारत की दुर्दशा कब होगी, बोले जब 80 वर्ष के हो जाएंगे, यानी कि 1880 में। ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपको रचनाकार और उनकी रचना तथा प्रकाशन बस आसानी से याद हो जाएगा। अंधेर नगरी में एक सी होती है, सारी व्यवस्थाएं सबके लिए एक सी होती है। और दूसरा कब होती है भारत में, जब व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाता है तो भारत की दुर्दशा हो जाती है। ठीक है। चलिए, अगले बड़े प्रसिद्ध नाटककार प्रसाद जी आते हैं और प्रसाद जी के 3 नाटक आप एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में देखेंगे, जिनमें चंद्रगुप्त पहला, दूसरा स्कंदगुप्त और तीसरा इनका नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो देखिए, अब प्रसाद के क्या चंद्र, प्रसाद के स्कंद, प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी, 3 नाटक हैं। चंद्रगुप्त, अब देखिए चंद्रगुप्त को क्या करेंगे भैया, चंद्रगुप्त है ना, तो चंद्रगुप्त 31, स्कंदगुप्त 28 और ध्रुव स्वामिनी 33। ठीक है ना। अब देखिए, चंद्रगुप्त कब होता है, बोले चंद्र तो गुप्त हो गया कब, बोले 31 में। स्कंदगुप्त हो गया, बोले 28 में गुप्त हो गया। और ध्रुव स्वामिनी 33 में। तो कहने का आशा है, ये जो 3 नाटक हैं इनका जो प्रकाशन वर्ष है, रचना काल है, वो चंद्रगुप्त का 31 में, स्कंदगुप्त का 28 में और ध्रुव स्वामिनी का 33 में, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अगले जो नाटककार हैं धर्मवीर भारती, और इनके द्वारा जो नेट पाठ्यक्रम में लगा हुआ नाटक है अंधा युग। ठीक है ना। अब धर्म का जो वीर होगा वो अंधे युग से संघर्ष करेगा, तो धर्मवीर अंधा युग। अब अंधा युग कब है, बोले सर 1954, यानी कि 54 वर्ष में धर्मवीर अंधा हो गया। कब, बोले सर 54 वर्ष की उम्र में जो धर्मवीर था वो अंधा हो गया। अंधा फार अंधा युग 1954। ठीक है।
चलिए, अगले जो नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, और लक्ष्मी नारायण लाल जी की बात करें तो इनके द्वारा जो लिखा गया नाटक सिंदूर की होली आपके एनटीए पाठ्यक्रम में है। अब सिंदूर की होली अगर खेलनी है तो होली कई दिन खेलोगे? बोले सर होली तो 3-4 दिन खेलो बस। कितने दिन? बोले 3-4 दिन। 3-4 मतलब 1934 में लिखा गया है, ठीक है ना। होली खेलो, बोले कब? बोले 3-4 दिन, 3-4 दिन, 3-4, 3-4, 34, ठीक है। चलिए, और ये होली ऐसी नहीं है, बोले सर लक्ष्मी की होली खेली जा रही है, पैसा की वर्षा हो रही है, पैसा की पिचकारी भरी जा रही है, तो लक्ष्मी की होली खेलो। तो 3-4 दिन खेलो, 3-4 दिन में सारा पैसा, ठीक है ना, तो दिमाग में समाप्त हो जाएगा। ऐसे क्लू बनाइएगा, याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, आगे आप देख पा रहे हैं मोहन राकेश, और मोहन राकेश जी का जो नाटक है आधे अधूरे, और दूसरा नाटक लगा हुआ है आषाढ़ का एक दिन। इन दो नाटकों को देख के आपको जाना होगा, क्योंकि आपके एनटीए पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। आधे अधूरे की बात करें, व्यक्ति आधा अधूरा कब हो जाएगा? बोले सर ये तो बिल्कुल इसलिए अधूरे हैं क्योंकि ये 69 के हैं। कैसे हैं? 69 के हैं। एक अगर हो गया होता ना तो 70 हो जाते, पूरे हो जाते 69 पर, है ना। देखे होंगे कोई खिलाड़ी है 69 पे आउट हो जाए, कोई बच्चा व्यक्ति छात्र है 69 उसको नंबर मिले, अंक आए, तो 69-70 हो गया होता ना तो ये अच्छा परसेंटेज बन जाता, 70% बन जाता। तो आधा अधूरा 69, आधा अधूरा 69। और आषाढ़ का एक दिन क्या होता है? बोले आषाढ़ के एक दिन लोग 58 लोग, 58, आषाढ़ के एक दिन 58 नाटक देखो, है ना, 58 नाटक लिखे। तो इस तरह से देख लीजिएगा। अब मोहन ने क्या किया? बोले मोहन आधे अधूरे है ना, आधे अधूरे नाटक लिखे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 69 लिखा तो आधे अधूरे नाटक हो गया। और मोहन ने क्या किया? एक आषाढ़ के एक दिन में क्या किया? बोले सर 58 नाटक लिख दिया, ठीक है ना। तो मोहन को मोहन से जोड़िएगा और उनके नाटक जोड़िएगा। क्या किया कि मोहन ने क्या किया? आधे अधूरे कितने? बोले सर 69 नाटक लिखे। 69 नाटक आधे अधूरे 69 नाटक लिखते हैं। और आषाढ़ के एक दिन 58 नाटक। कौन? बोले सर मोहन। नाटक फार नाटक है, इनकी विधा है। मोहन फार मोहन राकेश आधे अधूरे नाटक 69 लिखे हैं, और आषाढ़ के एक दिन बैठ करके इन्होंने 58 नाटक लिखा है। 58 फार 1958 में आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा गया है। तो इसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। और मित्रों देखें, जो भी ट्रिक या क्लू आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, एक बार देखने से आपको नहीं याद होगा, कम से कम 3-4-5 बार आपको देखना पड़ेगा, तब आके जाके आपके दिमाग में बैठेगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। चलिए, आगे आप देख पा रहे हैं हबीब तनवीर, और इनके द्वारा लिखा गया नाटक आगरा बाजार, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अब देखिए, अजीब है। अजीब क्या है कि आगरे का बाजार, आगरे के बाजार में जाओगे तो बड़ा अजीब लगेगा। अजीब फार हबीब तनवीर, हबीब तनवीर आगरा बाजार, ठीक है ना। अब आगरे के बाजार में जाओगे तो भैया क्या होगा? बोले 54, इन्हीं को 1954 में लिखा गया पहला संस्करण, फिर 70 में लिखा गया, और फिर 89 में लिखा गया। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हबीब तनवीर का बाजार, आगरा बाजार अजीब लगा। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर 54 में लगी, है ना। बाजार कब लगी? बोले 54 में। दूसरा दोबारा गए तो देखे 70 में लगी है। तीसरी बार जब गए 89 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 54, 70 और 89, है ना, 3 बार इसका प्रकाशन हुआ है। चलिए, ठीक है। चलिए, आगे आप देख पा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, है ना। सर्वेश्वर सबका ईश्वर, है ना, सर्वेश्वर दयाल है, सबका ईश्वर दया करते हैं किस पर? बोले बकरी पर। अब बकरी पर दया करना भी चाहिए, ठीक है ना। बकरी की बात करें तो बकरी कब? बोले सर 1974 में लिखी गई है। बकरी 74। सर्वेश्वर की कितनी बकरी? बोले सर सर्वेश्वर की बकरी 74। कितनी? बोले 74 बकरी, ठीक है ना। बकरी फार बकरी नाटक है, सर्वेश्वर फार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, और आपके एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, आगे आप देख पा रहे हैं शंकर शेष, और इनके द्वारा लिखा गया नाटक है एक और द्रोणाचार्य, ठीक है ना। पिछली बार एनटीए नेट की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया था, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा, पढ़कर जाइएगा और देखते हुए जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, अब क्या है शेष? क्या है? बोले शेष तो एक है,
और कौन, द्रोणाचार्य। शेष कौन है, एक द्रोणाचार्य, एक द्रोणाचार्य शेष है, ठीक है ना। कौन शेष है, बोले सर एक द्रोणाचार्य शेष है, और किसके, बोले साथ साथ, किसके साथ साथ, एक है, एक कोई और शेष है और उसके साथ साथ द्रोणाचार्य शेष है, साथ साथ, है ना। तो साथ साथ का मतलब 1977 में लिखा गया, ठीक है ना। तो जब भी आप करिएगा शेष एक द्रोणाचार्य तो दिमाग में रख लीजिएगा साथ साथ है, साथ साथ, ठीक है ना, यानी कि 1977 में, ठीक। अगले जो नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, और इनके द्वारा लिखा गया जो नाटक है अंजू दीदी, और अंजू दीदी आपके एनटीए पाठ्यक्रम में लगा भी हुआ है, ठीक है ना। अब क्या है, बोले अस्क क्या करते थे, बचपन से ही अंजू दीदी, अंजू को दीदी कहते थे, अंजू को दीदी कहते थे, कब से, बोले बचपन, बचपन माने 55, ठीक है, 1955, है क्या हुआ, बचपन से, ठीक है ना। अब उपेंद्र या अस्क क्या करते थे, अंजू को दीदी कहते थे, कब से, बोले बचपन से। कुछ लोग होते हैं ना बचपन से लोग उनको दीदी दीदी कहते हैं, दीदी बचपन से, दीदी बचपन से, कौन, अस्क कौन, अस्क उपेंद्र क्या करते थे, अंजू को बचपन से ही दीदी कहते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, मन्नू भंडारी महाभोज, ठीक है ना। अब मन्नू का भंडारा हुआ तो महाभोज, मन्नू का महाभोज, है ना। कहाँ पर, बोले 83 में, है ना, 83 में। तो मन्नू का भोज कब हुआ, बोले सर मन्नू का महाभोज हुआ 83 में मन्नू का महाभोज, माँ से मन्नू, माँ से महाभोज, कब, 83 में, 83 फार जो है 1983 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। यानी कि नाटककार और उनका जो प्रकाशन वर्ष है अगर आपसे पूछा जाए या मैच कराने के लिए दिया जाए तो आप दिमाग में आसानी से बैठा लें, ठीक है ना। अंधेर नगरी भारत में है, क्यों, क्योंकि एक सी माने 81, भारत की दुर्दशा हो गई 80 में, ठीक है ना। प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, चंद्रगुप्त बिल्कुल 31 का, स्कंदगुप्त 28 का, ध्रुवस्वामी 33 की। धर्मवीर क्या हो गया, अंधा हो गया, कब, बोले सर 54 वर्ष की उम्र में धर्मवीर अंधा हो गया। लक्ष्मी की होली खेलो, बोले 3-4 दिन में 1934 में। मोहन ने 69 आधे अधूरे नाटक लिखा और आषाढ़ के एक दिन बैठ करके कितना 58 नाटक लिखा, तो दिमाग में रख लीजिएगा 58 फार 1958 और 69 फार 1969, ठीक है। आगे है अजीब है आगरा का बाजार, क्यों है, क्योंकि 54-70-89, 54-70-89, ठीक है। आगे हैं सर्वेश्वर की बकरी, है ना, कितनी बकरियां, बोले सर सर्वेश्वर की 74 बकरियां हैं। शंकर का एक और द्रोणाचार्य शेष हैं, साथ मतलब 1977 में। उपेंद्र बचपन से ही अंजू को दीदी कहते हैं, 55 फार 55, ठीक है ना। मन्नू महाभोज कब, 83 में, मन्नू का महाभोज 83 में हुआ। तो एक तो इसको देख लीजिएगा और इसके बाद अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस नाटक से कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अब आगे देखिए, जो एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नाटक हैं तो उन सभी नाटकों से संबंधित जितने भी नाटककार या रचनाकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। जैसे उनकी जीवनी से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है या उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को, जिनके 2 नाटक जिनमें अंधेर नगरी 1881 और दूसरा भारत दुर्दशा 1880 आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ठीक है। तो भारतेंद्र जी के जीवन परिचय को भी देख लीजिएगा कि इनका जन्म 1850 में होता है और इनकी मृत्यु 1885 में होती है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। पत्रिका आप इनकी देख लीजिएगा, 68 में कवचन सुधा, 73 में बात करें तो हरिश्चंद्र चंद्रिका और 74 में स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने बाला बोधनी पत्रिका निकाली थी। तो ये तीनों पत्रिकाएं भी आप देख लीजिएगा और मोटा माटी देखें तो आप सबको तैयार भी होगा। रचनाएं खासतौर से प्रमुख इनकी नाटक जो हैं उनको देख लीजिएगा कि वैदिक हिंसा नाभोत, असत्य हरिश्चंद्र। ये मतलब नाटक की जितनी भी क्लासें हैं मैंने त्रिक से और विस्तृत रूप से यूट्यूब पर लोड कर दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। जितने भी नाटक हैं सब नाटक मैंने चाहे अनुदित हों
है ना, चाहे वो मौलिक हो, सबको मैंने लूट किया है और ट्रिक से जितनी विधाएं हैं भारतेंद्र जी की सबको मैंने बिल्कुल अपडेट कर दिया है, उसे देख लीजिएगा। अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो नाटक है उससे कुछ संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। पहला विशेषता कि अंधेर नगरी, है ना, नगरी 81, देखिए, है ना, जो कि एक प्रहसन है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, प्रहसन माने कॉमेडी है। यह है एक लोक कथा पर आधारित है और उस समय हिंदू नेशनल थिएटर का आरंभ हुआ था और इसी थिएटर के लिए भारतेंद्र जी ने एक ही रात में इसको लिखा था। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि किसके लिए लिखा था, तो हिंदू नेशनल थिएटर, HNT, है ना, हिंदू नेशनल थिएटर के लिए, ठीक है ना, एक ही रात में लिखा था। अंधेर नगरी का राजा चौपट है जहाँ पर टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिलता है, इस प्रश्न जो है प्रहसन में दिखाया गया है, ठीक है ना। अब प्रहसन जो है रूपक का एक भेद है, आप कह सकते हैं, जिसमें तापस, सन्यासी, पुरोहित, भिक्षु आदि नायकों के बीच जो है एक परिहास द्वारा ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। अब भरत मुनि के अनुसार जो प्रहसन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध प्रहसन और दूसरा संकीर्ण होता है। तो जो अंधेर नगरी है वो संकीर्ण प्रहसन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चौपट राजा के माध्यम से संकेत किया गया है कि वहाँ पे कहीं न कहीं अंग्रेजी राज है, ठीक है ना। विदेशी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश इसमें किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। लालच को छोड़कर ज्ञानी और समझदारी बनने की नसीहत दी गई है और इस प्रश्न के अंत में असत्य पर जो है सत्य की विजय दिखाया गया है, ठीक है ना। अब मोटे मोटे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं जिन्हें देखना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न तो आप देखिए, इस नाटक में 6 दृश्य हैं, ठीक है ना, 6 दृश्य दिमाग में रखिएगा, है ना, अंक नहीं बल्कि 6 दृश्य हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, जब दुर्दशा होगी ना तो भैया अंधेर नगरी होगी, तो क्या होगा, अंधेर नगरी में दृश्य आपको दिखाई देंगे, 6 अच्छे दृश्य दिखाई देंगे अंधेर नगरी में, है ना, बड़े अच्छे दृश्य दिखाई देंगे। अच्छे मतलब दृश्य दिखाइएगा, 6 दृश्य, ठीक। चलिए, अब जो प्रहसन के पात्र देखेंगे, जिन्हें प्रमुख पात्र महंत हैं और उनके 2 शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास हैं। बाकी आप देखेंगे कबाब वाला है, घासीराम है, नारंगी लाल है, हलवाई है, कुजरन है ना, मुगल है, पाचक वाला है, मछली वाला है, जात वाला, एक बनिया है जिसकी दीवार गिरती है, राजा मिलेंगे, मंत्री मिलेंगे, माली मिलेगा, 2 नौकर मिलेंगे, फरियादी है जिसकी बकरी दब के मर जाती है ना, कल्लू बनिया है, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गणेरिया, कोतवाल और 4 सिपाही। ये सब आपने इस नाटक में देखा होगा, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कोई पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो 6 दृश्य हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब 6 दृश्य में मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपको देखना होगा कि प्रथम दृश्य में क्या होता है कि प्रथम दृश्य में महंत अपने 2 चेले के साथ भिक्षाटन पर आते हैं, इन्हीं की भिक्षा के लिए निकलते हैं। दूसरे दृश्य में आप देखेंगे कि बाजार का दृश्य आपको दिखाया जाएगा, है ना, जिसमें बाजार का दृश्य देखेंगे तो आपको दिखाई देगा टके से वस्तुओं का भाव, ठीक है ना। तीसरा दृश्य आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि तीसरे दृश्य में महंत के दोनों शिष्य वापस आते हैं, है ना, कि नारायण दास खाली हाथ वापस आता है और गोवर्धन दास 3.5 सेर मिठाई लेकर आता है। तो ये तीसरे दृश्य में आप देखेंगे, ठीक है ना। और यहीं पर वो समझाता भी है कि ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है जहाँ पर सारी वस्तुएं एक जैसी हों, ठीक है ना। अब नारायण दास तो मान जाता है लेकिन गोवर्धन दास नहीं मानता है और वहीं पे रुक जाता है। चौथा दृश्य आप देखेंगे कि अंधेर नगरी का जो चौपट राजा है उसके न्याय का चित्रण किया गया है। इसी चौथे दृश्य में जो है फरियादी आता है ना, और कल्लू बनिया की दीवार गिरी हुई है, उसकी बकरी दबकर मर गई है ना। फिर कारीगर से लेके चूने वाला, भिस्ती, कसाई, सबको जो है न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है राजा के समक्ष, है ना। और अंत में डिसाइड किया जाता है भाई देखो बकरी मरी है तो किसी न किसी को फांसी दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो है फांसी हो जाती है अंत में कोतवाल को, ठीक है ना। तो कोतवाल को जब फांसी होती है तो फांसी का फंदा जो है थोड़ा सा बड़ा निकल जाता है क्योंकि कोतवाल पतले थे। तो 5वें दृश्य में वो लोग ढूंढते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मोटा हो, क्योंकि बकरी मरी है, इतना बड़ा अपराध हुआ है और इतने बड़े अपराध के लिए किसी न किसी को सजा तो होनी चाहिए, है ना। तो उस अपराध की सजा के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है और इधर गोवर्धन दास मिठाई खा रहा है, वो मस्त है,
और कह रहा गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ मना किया था रहने के लिए, यहाँ तो अच्छा खासा खाए पिए पड़े हुए हैं। तभी जो है 4 सिपाही चारों तरफ से आकर के इसको गोवर्धन दास को पकड़ लेते हैं और कहते हैं चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज तुझे मज़ा मिलेगा। अब अपनी सफाई देता है, प्रस्तुत करता है कि मैंने ऐसा क्या किया है, ये सारी बातें होती हैं 5वें दृश्य में। अब देखिए चौथा दृश्य आपने देखा, 5वें दृश्य में मिठाई खाते हुए पकड़ा जाता है ना, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और उसको लेकर आते हैं लोग, फांसी चढ़ाने का हुक्म भी हो जाता है। छठा और अंतिम दृश्य आप देख लीजिएगा। अंतिम दृश्य में क्या होता है, शमशान का वर्णन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। शमशान में गोवर्धन को फांसी की तैयारी होती है, गुरु द्वारा, और गुरु को याद करता है, गुरु वहाँ पर उपस्थित होते हैं, गुरु द्वारा कान में कुछ उपदेश दिया जाता है, कुछ मशवरा करते हैं और दोनों आपस में कहते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा। चेला कहता है मैं फांसी पर, गुरु कहता हूँ मैं फांसी पर। दोनों इस तरह से कहते हैं तो राजा बोलते हैं भाई क्या गोलमाल है ना। तो गुरु कहता है कि महाराज इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा, तो इसलिए सोचते हैं कि हम बैकुंठ चले जाएं। और चेला कहता है मैं बैकुंठ चला जाऊं। तो राजा चूँकि अज्ञानी है, राजा ने कहा कि भाई देखो, राजा के जीते जी कोई दूसरा जो है स्वर्ग नहीं जा सकता है, हम ही को फांसी पर चढ़ा दो। इस प्रकार से जो छठे दृश्य में राजा खुद फांसी पर चढ़ जाता है, इसे भी आप लोग इस नाटक में देखे होंगे। पात्र परिचय में आपने देखा कि महंत साधु है ना, गोवर्धन दास चेला है, नारायण दास चेला है, घासीराम एक चना बेचने वाला है, ध्यान में रख लीजिएगा। विषय वस्तु देखेंगे तो अंग्रेजी समय की सामाजिक एवं व्यावसायिक जो व्यवस्था उसका चित्रण किया गया है। अंधी एवं मूल्यहीन शासन व्यवस्था दिखाया गया है। ज्ञान एवं अज्ञान की टकराहट इसमें दिखाई गई है और न्याय व्यवस्था की विसंगति आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी प्रश्न यहाँ से पात्रों का बन जाता है। पात्र परिचय, बाजार के कौन कौन पात्र हैं तो उसे देखेंगे, बेचने वाले। दरबार में राजा मंत्री सेवक मिलेंगे। नगर के पात्र जो है कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गणेरिया, ये सब मिलेंगे। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। मुख्य चीज़ इसमें 6 दृश्य हैं, इसे ध्यान रखिएगा। 1881 में लिखा गया, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब भारतेंद्र जी के जो दूसरे नाटक हैं उस नाटक के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। भारत की दुर्दशा, यानी कि जब भारत की दुर्दशा होगी, भारत दुर्दशा कब होगी, 80 वर्ष में होगी। हम लोग चर्चा भी किए थे, 80 में लिखा गया है। यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। इसमें नाटक को मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से दिखाया गया है। एक नाटक नाट्य रास है, रासक है ना। तो दुर्दशा कौन कर सकता है, जो रासस होगा वही कर सकता है, तो नाट्य रास है। वीर, श्रृंगार और करुण तीनों रस पे आधारित हैं। और इस नाटक में भारतेंद्र जी ने क्या किया है, प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया गया है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और वो भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने पर अंत में दिखाया गया है, ठीक है ना। और ये ब्रिटिश राज है, दिमाग में रख लीजिएगा। आपसी कलह के कारण दुर्दशा ऐसी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा पात्र परिचय देख लीजिएगा कि योगी है ना, और भारत का भाग्य है, भारत है, भारत का भाग्य है, आशा है, बुद्धि है ना। और नाटक के 5वां अंक जो कि किताब खाना में सभापति बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि, एक देसी महाशय और दूसरे देसी महाशय, ये सब पात्र आपको जो है इस नाटक में देखने को मिलेंगे, ठीक है। विलन के रूप में आपको मिलेगा भारत का दुर्दैव है, निर्लज्जता है, सत्यानाश है, फौजदार है, रोग है, आलस है, अंधकार और डिसलॉयल्टी है, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें अगर बात करें तो वहाँ पर आपने देखा था 6 दृश्य और दुर्दशा में 6 अंक हैं, ठीक है ना। ध्यान में रख लीजिएगा कि भारत की दुर्दशा में कितने 6 अंक हैं। और बात करें अंधेर नगरी में 6 दृश्य हैं, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब उसको देखने के बाद आप आएंगे जो दूसरे नाटककार हैं प्रसाद जी। प्रसाद जी का जन्म देखिए 89, कहीं कहीं 90 मिलता है। 37 में इनका देहांत हुआ है। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में लिखते थे। इनके नाटक की बात करें तो नाटक जो है सज्जन, कल्याणी, प्रलय, ये सब जो है नाटक वाली जो विधा है उन सभी विधाओं में आप जाके देख सकते हैं। मैंने ट्रिक से कराया है और विस्तृत रूप से कराया है, तो जितने भी प्रसाद जी के नाटक हैं वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। काव्य भी मैंने करा दिया है, सब कुछ हो गया है, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। स्कंदगुप्त पहला नाटक आप इनका देख रहे हैं, 28 में है ना, प्रकाशित होता है। इसमें गुप्त वंश का
यानी कि सन 455 से लेकर के 466 तक 11 वर्ष की, है ना, जो घटना है उसका वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें गुप्तकालीन संस्कृत, इतिहास, राजनीति, संघर्ष, षड्यंत्र, कलह का वर्णन है। स्कंदगुप्त में हुण के आक्रमण और हुण के युद्ध की समाप्ति तक की कहानी इसमें दिखाई गई है। अब यह नाटक देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेम कौन स्कंदगुप्त जिसे विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। नाटक का आरंभ इस कथन से होता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो देखिए ये लाइन पूछी जाती है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। प्रसाद का कथन कहाँ से? स्कंदगुप्त से। किसने कहा है? स्कंदगुप्त ने कहा। ये स्कंदगुप्त के कथन से शुरू होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब चूंकि हम लोगों को संक्षिप्त रूप में ही देखना है, क्योंकि है तो बहुत कुछ, लेकिन संक्षिप्त रूप से जो हम लोग कर सकते हैं परीक्षा से पूर्व उसे देखेंगे। और परीक्षा देने के बाद जो आपका जून का नेट का पेपर होगा उसमें हम लोग विस्तृत रूप से सभी नाटकों को, सभी उपन्यासों को, सभी निबंधों को विस्तृत रूप से देखेंगे, और वो तैयारी आपकी जो होगी वो विस्तृत रूप से होगी। ठीक है ना। तो परीक्षा से पूर्व जो है कुछ हम लोग देख ले रहे हैं। स्कंदगुप्त की बात करें तो 5 यहाँ पे अंक मिलेंगे, 33-33 में मिलेंगे, और गीतों की संख्या देखी जाए तो 17 है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, स्कंदगुप्त में 5 अंक हैं। ठीक है ना। और नाटक के पात्रों की बात की जाए तो पात्रों की संख्या देखिए 17 है, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। एक तो स्कंदगुप्त स्वयं है, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, प्रणदत्त, चक्रपालित और बंधु वर्मा है, इन्हें आप देखेंगे। भीम वर्मा आप देख पा रहे हैं। अगला पात्र मातृगुप्त है, प्रपंच बुद्धि, श्रवनाग है, कुमारदास और भ्रुगुप्त है, इसे आप देखेंगे। भट्टार के अगले पात्र हैं पृथ्वीसेन, खिंगिल, मुदगल, प्रख्यात, कीर्ति। और स्त्री पात्र में अगर देखें तो स्त्री पात्रों से प्रश्न बने हुए हैं ढेर सारे। देवकी हैं, आनंद देवी है, जयमाला है, देवसेना है, विजया और कमला है। तो अंत में किसकी? देव की सेना की विजय होती है ना। स्कंद के अंत में क्या होता है? देवसेना की विजय होती है ना, देव की, है ना, देवसेना, है ना, अंत से अनंत की तो विजया, है ना। ये मुख्य पात्र हैं, इन्हें दिमाग में रख लीजिएगा कि देव की, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। रामा मालिनी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें गीतों की संख्या 17 गीत इसमें है ना। और नाटक भी 3 प्रकार के हैं। देव पात्र में देखेंगे स्कंदगुप्त, देवसेना, प्रणगुप्त और बंधु वर्मा है। दानव पात्र में देखेंगे भट्टारक है, प्रपंच बुद्धि है, अनंत देवी और विजया है। मानव पात्र में सर्वनाग और जयमाला को आप पाएंगे। तो इसे मोटा मोटा पात्र को देख लीजिएगा। ठीक है ना। और पहले अंक की प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, है ना। दूसरा अंक आप देखेंगे, है ना। तीसरा अंक, इस प्रकार से कुल 5 अंक आप देखेंगे। ठीक है, चलिए। अब इनका जो प्रसाद जी की बात करें दूसरे नाटक के ध्रुवस्वामिनी, अभी आपने देखा था ध्रुवस्वामिनी का समय, ध्रुवस्वामी, है ना, 33 आपने देखा था, 33 में लिखा गया है। ऐतिहासिक नाटक है ना। तो यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है नाटक। प्रसाद का अंतिम नाटक है। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ध्रुवस्वामिनी नाटक कहते हैं कि आत्मा भारतीय और जो शरीर है वो विलायती। इसमें देखें कुल 3 अंक हैं, और बात करें जो 3 अंक हैं, 3 घटनाएं इसमें हैं। पहली जो घटना है वो अलक्षेंद्र का नाटक है ना, दूसरा नंदकुल का पराजय, और तीसरा जो है सेल्यूकस की पराजय है। तो आप इसे यहाँ पर देखेंगे। पहले अंक में बात करते हैं तो अलक्षेंद्र का जो आक्रमण होता है और नंदकुल का विनाश होता है। दूसरे में देखेंगे दुराचारी जो फिलिप्स के से जो है चंगुल से, दुराचारी फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया को मुक्त कराया जाता है, इसका वर्णन आप देखेंगे। और तीसरे अंक में देखेंगे कि चाणक्य द्वारा अपनी बुद्धि से, है ना, चंद्रगुप्त को शक्ति संपन्न बनाना और सर्वनाश करना, आज सब बातें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। पात्र आपने देख ही लिया है। तो ध्रुवस्वामिनी के बात करें तो नाटक 2 कारणों से काल्पनिक हैं, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। पात्रों की बात करें तो पात्र आप देख पा रहे हैं चंद्रगुप्त जो कि नाटक है, रामगुप्त, है ना, इनका भाई है चंद्रगुप्त का, शिखर स्वामी अमात्य हैं, पुरोहित जो धर्मशास्त्र का आचार्य है, इसे देखेंगे। सकराज जो कि कोमा ध्रुवस्वामिनी के प्रति, है ना,
कोमा का प्रेमी है और ध्रुव स्वामी के प्रति आकृष्ट है, ध्यान रखिएगा। खिंगिल काल्पनिक पात्र है। मिहिर सेन की बात करें तो सकराज के आचार्य हैं और कोमा का धर्म पिता है। ठीक है। नारी पात्र में आप देखेंगे ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा और खड्ग धारणी आपको नारी पात्र मिलेंगे। गौण पात्र में आपको मिलेगा सकराम, मिहिर देव मिलेंगे। ठीक है ना, इसे देख लीजिएगा। और ध्रुव स्वामी की कथा वस्तु अभी तुम लोग नहीं देखेंगे, बाद में जब टाइम मिलेगा तो हम लोग इसको देखेंगे। तो ये सब मोटा मोटा आप देख लीजिएगा और यहाँ से अगर प्रश्न बन जाएगा तो निश्चित रूप से आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख पाते हैं। ये ढेर सारी चीज़ें हैं, है ना। आगे आप देख पा रहे हैं धर्मवीर भारती जी का अंधा युग, है ना। धर्मवीर अंधा हो गया 54 वर्ष की उम्र में, अभी आपने देखा। जन्म 25 दिसंबर 1926 और मृत्यु की बात करें तो 4 सितंबर 1997 में मिला। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। इनकी रचना और ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं। अंधा युग की जो विशेष बातें उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। धर्मवीर भारती का है ना काव्य नाटक है अंधा युग, द्वितीय शतक के कवि हैं। अंधा युग का रचना काल 54 में, अभी आपने देखा है कि धर्मवीर क्या हो गए, 54 में अंधा हो गए। आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता था। यह वक्ता और श्रोता शैली में लिखा गया है। बिंब और छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद का क्रोडालय, धर्मवीर भारती का अंधा युग और नीली झील, ये लोकप्रिय गीत नाट्य थे। ठीक है ना। इसमें क्या है कि इस नाटक में कथा वस्तु बात करें महाभारत से ली गई है और 18 पर्व में, है ना, 100 पर्व में है। आदि पर्व ये दिमाग में रख लीजिएगा, यानी कि महाभारत के 18वें दिन की जो संध्या है से लेकर के प्रभास तीर्थ में कृष्ण के मृत्यु के तक का वर्णन इसमें किया गया। अब अंधा युग नाटक का उद्देश्य देख लीजिए, मोटी मोटी बातें, है ना। तो नाटक कारण में ही धर्मवीर भारती ने स्वयं कहा है कि 2 प्रांत यह अंधा युग अवतरित हुआ। ये सब बातें आप देखेंगे। ठीक है ना। तो मोटी बात अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इस नाटक में कुल कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। 5 अंक हैं और 8 भाग हैं। 5 अंक की बात करेंगे तो पहला आपका स्थापना है ना अंधा युग का। प्रथम अंक इसमें कौरव नगरी है। दूसरा अंक पशु का उद्भव। तीसरा अश्वस्थामा वर्षस्थ और 5वां अंतराल, यानी कि पंख, पहिया और पट्टी आप इसमें देखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कि अंधा युग है, कौरव की नगरी है, फिर पशु है ना, कौरव, पशु, अश्वस्थामा और पंख। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चौथा अंक देखिए गंधारी का साप। 5वां अंक विजय, एक क्रमिक आत्महत्या और 6ठा है प्रभु की मृत्यु, समापन है। नाटक के पात्र में देखेंगे आप अश्वस्थामा, कृष्ण, गंधारी, धृतराष्ट्र, ये आपको दिखाई देंगे। कृतवर्मा, संजय, वृद्धाचक, प्रहरी 1, प्रहरी 2, यानी 2 भी आपको काल्पनिक पात्र मिलेंगे। व्यास आपको मिलेंगे, विदुर मिलेंगे, युधिष्ठिर मिलेंगे, कृपाचार्य, युस्सु, है ना, गुंगा भिखारी, बलराम। और अंधा युग की विषय वस्तु हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि लंबी चौड़ी है, इसको काफ़ी समय लग जाएगा और उतना समय आपके पास नहीं है और आशा करते कि आप पढ़े भी होंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे मोहन राकेश को देख रहे हैं। मोहन राकेश की जीवनी 8 जनवरी 1925, यानी कि जीवनी भी आप लोग देख लीजिएगा। और उनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी सभी रचनाओं को हम लोग उपन्यास, नाटक, कहानी, जो कुछ भी हैं सबको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर एकांकी वगैरह सब आधे अधूरे पे आइए आप, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आधा अधूरा व्यक्ति कब होता है, जब 69 का। ठीक है ना। तो मोहन ने क्या किया, 69 आधे अधूरे नाटक लिखे, अभी आपने देखा था। ठीक है ना। शिवमपुरी के निर्देशन में इसे मंचन किया गया 1969 में। ठीक है ना। यह जो है धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में 3-4 अंकों में प्रकाशित हुआ, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और एक मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित है, आधे अधूरे, है ना। अंत में कहा जाता कोई पुरुष जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है, हर पुरुष में कुछ न कुछ अधूरापन रहता है, सारे पुरुष अधूरे होते हैं। ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए इसका उद्देश्य तो आधे अधूरे नाटक के माध्यम से महानगरों की मध्यवर्गीय जीवन का विसंगति, भूमंडलीकरण के इस दौर में मध्यवर्गीय परिवार के टूटते बिखरते रिश्ते और उनका अधूरापन, कुंठा घुटन आदि का चित्रण किया गया है। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन, स्त्री पुरुष संबंध और स्त्री जीवन की त्रासदी का बड़ा प्रभावपूर्ण चित्रण इसमें किया गया है। पात्र की बात करें तो पात्र परिचय यहाँ से पूछा जाता है। सावित्री जो कि नायिका हैं और महेंद्रनाथ की पत्नी है, इनकी उम्र है 40 वर्ष। ठीक, पहला पुरुष महेंद्रनाथ जो कि सावित्री के साथ पति है, 49 वर्ष। दूसरा पुरुष सिंघानिया सावित्री का बास है और चीफ कमिश्नर है। तीसरा
जगमोहन है और चौथा पुरुष जुनेजा है। ध्यान में रखिएगा। अब स्त्री पात्रों में आप देखेंगे बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी अशोक है ना, सावित्री और महेंद्र का बेटा है। किन्नी जो है सावित्री की छोटी बेटी है और मनोज है। इन्हीं की बिन्नी, किन्नी, अशोक, जुनेज है ना, बात करिए, ध्यान में रख लीजिएगा। विषय आपने भी देखा कि मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना का चित्रण है, पारिवारिक विघटन का चित्रण है, स्त्री पुरुष के संबंध का चित्रण है और नारी की त्रासदी का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। वैवाहिक संबंधों की विडंबना है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आधे अधूरे नाटक का कथानक है, आपने देखा भी होगा और यहाँ पे टाइम कम है तो उसको हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आगे आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश क्या करते हैं, 58 नाटक लिखते हैं, 58 प्रकाशित होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है 1971 में मणिकौल के निर्देशन में आषाढ़ के एक दिन पर फिल्म बनी थी, है ना, बिंबधर्मी प्रतीकात्मक नाटक, और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं और इनके नाटक वगैरह को हम लोग तो पहले से ही देख चुके हैं और आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। पात्रों की बात की जाए तो इसमें कालिदास जो कि कवि और नायक हैं, अंबिका गांव की एक वृद्ध मल्लिका की माँ है, मल्लिका अंबिका की पुत्री और कालिदास की प्रेमिका है, दंतुल राजगुरु हैं, मातुल है कवि मातुल है, निक्षेप गांव का एक पुरुष है, विलोम गांव का दूसरा पुरुष है ना, रंगिनी संगिनी दोनों नागरी हैं, अनुस्वार अनुनासिक दोनों अधिकारी हैं, प्रिय गुमंजरी राजकन्या और कवि है ना, कवि की पत्नी है। तो आषाढ़ के एक दिन की जो मुख्य वस्तु है इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। कथानक इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, पढ़ के जाइएगा समय रहेगा तो, और नहीं तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं सब तो बिल्कुल देख कर ही जाइएगा। सर्वेश्वर दे सकते हैं ना, बकरी सर्वेश्वर की है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कितनी बकरी, 74, ठीक है ना, तो ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। सर्वेश्वर की जीवनी भी यूट्यूब पर मेरे द्वारा अपलोड की गई है और इनकी सारी रचनाएं भी आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। चलिए सर्वेश्वर की बकरी नाटक को हम लोग देखेंगे कि कौन क्या क्या बातें वहाँ से आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देख लिए बकरी नाटक का मुख्य बिंदु सर्वेश्वर दयाल, ठीक है ना, स्वाधीनता का चित्र किया गया है, 74 बकरी है ना, 74 में लिखा गया है। और ये जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली है ना की रंगशाला में इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है ना। 75 में आपातकाल के पहले प्रकाशित हो गया था। बकरी में 2 अंक, अब प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं, 2 अंक, ठीक है ना, 3-3 दृश्य हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बकरी के पात्र की बात करते हैं तो बकरी के पात्रों में देखेंगे नट नटी और भिश्ती, दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर, ये तीनों धर्म शोषण और नेतागिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन, दुर्जन सिंह, कर्म सिंह और सत्यवीर, ठीक है ना। सिपाही है, विपत्ति है जिसकी बकरी है ना होती है, बकरी गायब हो जाती है, लोग उसको है ना, ये दिमाग में रखिएगा। एक नवयुवक है, काका काकी है, चाचा राम है, एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण है। तो बकरी की ये कथा वस्तु है और कथा वस्तु हम लोग नेट के पेपर हो जाने के बाद जब जून का टेट तैयार करेंगे नेट, तो उसमें हम लोग विस्तृत रूप से हर एक नाटक को, हर एक उपन्यास को, कहानी को देखेंगे, ठीक है ना। तो मोटी मोटी बातें देखते हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा और पास समय होगा तो एक बार देख कर जाइएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं मन्नू भंडारी जी का। तो मन्नू भंडारी जी की जीवनी देखिए, 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश मंदसौर में हुआ। कृतियाँ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कृति यहाँ पर नहीं देखेंगे। नाटक आप देख लीजिए, इनके जो नाटक है बिना दीवारों का घर और दूसरा महाभोज, ध्यान में रखिएगा। रजनीगंधा, निर्मला, ये सब देख रहे हैं है ना, ये सब बातें हैं। आत्मकथा भी इन्होंने लिखा है। यहाँ पे आप केंद्रित हैं महाभोज नाटक के विशेष, ये मुख्य बिंदु है जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महाभोज की बात करते हैं तो नाटक है ना, अभी हमने पढ़ा था कि 83 में है ना, मन्नू माँ से महाभोज, कब बोले 83 में मन्नू ने महाभोज किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया 83 में आ गया ना कि प्रकाशित हुआ 83 में, ठीक है। ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। ढेर सारे कथन भी इससे संबंधित हैं लेकिन समय अपने पास नहीं है ना, फिर भी इसको आप लोग देख लीजिएगा। नाटक के पात्र की बात करें तो दास साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, सुकुल बाबू जो सत्ता प्रतिपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और सरोहा गांव के विधान सीट, यानी कि सरोहा गांव की वर्णन इसमें है, इसे ध्यान में रखते हुए चलना है। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, पंडित जी जो है दास साहब के निजी सचिव हैं, और लखन सिंह सरोहा गांव का
एक सत्ताधारी सीट से प्रत्याशी हैं जो कि दास साहब के विश्वास पात्र हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। जमुना बहन दास साहब की जो पत्नी है, एसपी सक्सेना पुलिस अधीक्षक हैं। डीआईजी सिन्हा, ये बड़ा ही स्वार्थी चरित्र का व्यक्ति है, श्रीमती सिन्हा डीआईजी की पत्नी है। दत्ता बाबू मसाल जो है समाचार के संपादक हैं। दत्ता भवानी की बात करें तो मसाल के सहायक संपादक हैं। महेश जो है रिसर्च स्कॉलर है, सूत्राधार है। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर है। और एक मोहन सिंह पात्र देखेंगे, पुलिस कांस्टेबल है। रप्ती दास साहब का पीए है और हीरा विशु का पिता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब विशेषण उर्फ विशु मुख्य पात्र है। इसी को लेकर के जो हरदन की बस्ती है और उसी की कथा ली गई है। यही विशेषण उर्फ विशु जो है हरिजन बस्ती का जो हरिजन है उन सभी का एक तरह से आप कह सकते हैं हमदर्द है, जिसको जहर दे करके मार दिया जाता है और यही से जो है कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा विशु का अभिन्न मित्र है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर स्थानीय बाहुबली है और दास साहब का सहयोगी है, यानी कि इस पर छत्र छाया रहती है दास साहब की। और एकासी हैं शुक्ल बाबू, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, रह चुके हैं, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। सदाशिव अत्रे सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जोरावर स्थानीय बाहुबली भी आपने देखा। लखन सिंह सरोहा गांव के सीट से सत्ताधारी प्रत्याशी और दास साहब के विश्वास पात्र हैं। लोचन भैया सत्ताधारी पार्टी से असंतुष्ट विधायक का मुखिया है। दत्ता साहब की बात करें मसाल के संपादक है। तो मोटी मोटी बात आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप देख पा रहे हैं, नाटक का उद्देश्य है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण है। गरीबी और दलितों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया है और चाटुकारी, पदलोलुप, लोकतंत्री व्यवस्था, भ्रष्टाचार का दुरुपयोग इसमें दिखाया गया है। और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का यानी कि पत्रकारों का भी स्वार्थ बस बिकाऊ हो जाते हैं, इसे दिखाया गया है। और गुनाहगारों को बचाने के लिए बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र इसमें दिखाया गया है। तो इस नाटक में कुल 11 दृश्य हैं, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपकी परीक्षा में यहाँ से बन सकती हैं, तो इसे भी आप लोग देख कर जाइएगा। हो सकता है कि एक आध प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा से पहले थोड़ा सा कुछ देख लीजिए। आगे बात करते हैं हबीब तनवीर किर्त आगरा बाज़ार। बाज़ार अजीब है ना, क्योंकि अभी आपने देखा था कि 54 था, फिर है ना 79 था, फिर 89 हो गया, तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। जीवनी आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना। इनकी जो प्रमुख रचनाओं की बात करें, सारी रचनाएँ हमने यूट्यूब पर पहले से अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर समय हो तो। और बाकी जो बात करें यहाँ से आगरा बाज़ार से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। इस नाटक में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण है। स्थानीय संस्कृति, लोक जीवन, लोक परंपरा का चित्रण है। पुलिस से व्यवस्थाकार शैली और व्यापारियों के दर्द का चित्रण इसमें किया गया है कि व्यापारियों का दर्द किस प्रकार से, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। पात्र यहाँ से देख लीजिएगा कि कोई न कोई पात्र परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो पहले अंक में आप देखेंगे पात्र एक फ़कीर है, लड्डू वाला है, तरबूजा वाला, बर्फ़ी वाला है, ककड़ी वाला, पान वाला, है ना। कोई यहाँ पे प्रधान या ना मुख्य पात्र नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। मदारी वाला, बर्तन वाला, अजनबी, शायर, हमजोली, है ना। कनमैलिया मिलेगा जो कान की मैल को साफ करता है। तचकिरानी मिलेगा, ग्राहक लड़की, है ना। करीमन चमेली, करीमन हिजड़ा एक है, चमेली हिजड़ा है नवासी जो कि नज़ीर का नवासी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। दूसरे अंक में भी कुछ पात्र आपको मिलेंगे, जिन्हें पतंग वाला मिलेगा, अंधा भिखारी मिलेगा, हमीद मिलेगा, एक बालक है, बेनी प्रसाद, होली गाने वाले, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही और तबलची और सरंगियाँ मिलेंगे। पात्रों की अधिकता के कारण नाटकीय विधान त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। ढेर सारे नाटक इसमें पात्र इसमें मिलेंगे। तो कथानक आप लंबा चौड़ा कथानक है, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सबको देखते हुए अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से एक आध दो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे नाटक हैं जिन्हें आपको देखना है, जिनमें सिंदूर की होली की बात करें तो भी हमने पढ़ा था कि सिंदूर की होली, है ना, 1934 में। यानी कि जो है लक्ष्मी की होली अगर खेलो तो 3-4 दिन तक खोलो। एक समस्या प्रधान नाटक है, कुल 3 अंक हैं। इस नाटक का केंद्र बिंदु जो है चंद्रकला है और चंद्रकला रजनीकांत से की जो है जो होली होती है खून से मांग में सिंदूर लगाती है। तो यानी कि चंद्रकला जो रजनीकांत के खून से अपने मांग में सिंदूर लगाती है, ये सब आपको दिखाया जाएगा। प्रमुख पात्र हैं मुरारी लाल जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं, माहिर अली जो कि मुंशी है डीएम का, रजनीकांत उनका भतीजा है और जो बात करते हैं भगवंत का यानी कि चंद्रकला का प्रेमी है।
मनोज के पिता की मृत्यु हो जाती है और रहस्य है, पता ही नहीं चलता है। मनोरमा एक विधवा नारी है, ठीक है ना। चंद्रकला जो है डीएम मुरारी लाल की पत्नी है, डॉक्टर हैं। और भगवंत सिंह है जो कि रजनीकांत के चाचा हैं। अंत में रजनीकांत का मरवा देता है। तो ध्यान में ये सब बातें रख लीजिएगा। विषय वस्तु की बात करें तो सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण द्वारा लिखा गया है। इसकी विषय वस्तु है कि साधन और शक्ति संपन्न व्यक्ति जो है कि मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। निस्वार्थ एवं आदर्श प्रेम की इसमें जो है चित्रण दिखाया गया है। गुनहगार प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। निर्दोष की हत्या होती है और विधवा का स्वरूप किस प्रकार से इसे दिखाया गया है। भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था का रूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अंत में जैसा कर्म वैसा फल, यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बात करें लक्ष्मी नारायण जो लाल जी को, तो इन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से और आषाढ़ का आप दिन आपने देख ही लिया है, आगरा बाजार आपने देख लिया है। आगे आप देखेंगे एक और द्रोणाचार्य, प्रकाशन 1977 में। हमने कहा था ना कि और द्रोणाचार्य की बात करते हैं तो शंकर शेष का है, शेष है, साथ साथ है। दो इसमें मिलेंगे दृश्य, दो पूर्वाध और उत्तराध। पूर्वाध में 4 दृश्य हैं, उत्तराध में 7 दृश्य हैं। पाद परिचय की बात करें तो अरविंद मिलेंगे, प्रोफेसर अरविंद। लीला दूसरी जो है पात्रा मिलेगी आपको, है ना। तो अरविंद की पत्नी है जो कि अरविंद को सत्य के साथ देने के लिए कहती है। चंदू छात्र है, इसने नकल का आरोप लगाया गया है, उसे फंसा दिया गया है गलत तरीके से। अनुराधा एक छात्रा है जिसके साथ प्रेसिडेंट लड़के ने गलत किया है ना। और प्रेसिडेंट का बेटा जो कि नकल करता है, अनुराधा के साथ जो है दुर्व्यवहार भी करता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट का बेटा। और प्राचीन काल और आधुनिक काल की दो कहानियाँ यहाँ पर चलती हैं। इसमें अगर बात करें तो भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था, गुरु शिष्य के रिश्ते के टकरावट, है ना। पौराणिक एवं आधुनिक कथा का मेल दिखाया गया है। द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगतियों का चित्रण है। और शिक्षा व्यवस्था पर जो व्याप्त अनाचार है उसको दिखाया गया है। तो वर्तमान युग की व्यवस्था से पीड़ित शिक्षण व्यवस्था की विडंबना भी यहाँ पर दिखाई गई है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं और अंतिम भी हैं जो अंजू दीदी। अंजू दीदी की बात करें तो अंजू दीदी नाटक जो है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है 1955 में। तो आपने भी देखा था कि उपेंद्र जी क्या करते थे, अंजू को बचपन से ही दीदी कहते थे। 2 अंक में रचित है, 2 अंक इसमें है। और मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक जो नाटक है और अश्क जी का सबसे सफल नाटक आप इसे कह सकते हैं अंजू दीदी को। अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं। अंजू दीदी स्वयं नाटक की नायिका हैं, इन्हें अंजलि कहते हैं। बड़ा कड़क इनका स्वभाव है, तानाशाह है और सभी पर हावी रहती हैं। दूसरा श्रीपति जो कि अंजू दीदी का भाई है, विपरीत स्वभाव वाला है और अपने जीजा को समझाता है कि आप अपने परिवार को संभालिए। अगले पात्र देखेंगे इंद्र नारायण जो कि वकील साहब हैं, मुख्य पुरुष पात्र हैं, अंजू दीदी का पति हैं और एक कठपुतली बने रहते हैं अंजू के। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। इसी में एक पात्र आपको मिलेगा नीरज जो कि अंजू एवं इंद्र जो नारायण का बेटा जिसका नाम नीलम है, तो नीलम का बेटा है। अनामिका बेटी है, मुन्नी नौकरानी है। और नीलम की बात करें तो नीलम जो है नीरज का बेटा है और उम्मी अंजू की बहू है जो कि नीरज की पत्नी है। ये सब चीज़ें आप अंजू दीदी नाटक में देखेंगे। तो पूरा परिवार का अगर देखा जाए तो इंद्रनाथ जो कि वकील हैं, उनकी पत्नी अंजू है। अब अंजू की जो बेटा है नीरज, है ना, और नीरज की पत्नी है ओमी, ठीक है ना। अब नीरज और ओमी से जो बात करते हैं बेटा निकलता है, इन्हीं की नाती है ना, नीलम, ठीक है ना, नीलम। अनामिका इधर देखिए बेटी है अंजू की और इसकी जो नौकरानी मुन्नी और श्रीपति जो है साला है। तो मोटी मोटी चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो इस प्रकार से अब आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चलते समय परीक्षा से पूर्व आप इन सभी नाटकों से संबंधित बातों को देख लेंगे तो आशा करते हैं कि एक आध प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी दूसरे प्रकरण को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।